हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट फार्मेसी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 फार्माकोलॉजी सेकंड का यूनिट फर्स्ट। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब क्या है। तो शॉर्ट में हम कहें तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट फेलियर, यानी हार्ट का फेल हो जाना, यानी हार्ट का ठीक से काम ना करना। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो इफ़िशिएंटली हमारे जो ब्लड है उसको पंप नहीं कर पाता है। तो जो ब्लड है वो पूरे ऑर्गन में पहुंच नहीं पाता, जिससे हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्यों है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट फेल क्यों हो जाता है। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जो हार्ट की मसल जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, मायोकार्डियल की मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। किसी रीज़न से उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है, जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर कॉज होता है। इस डिसऑर्डर में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो डिसऑर्डर है, इसमें जो हमारा है वो हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, यानी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है जैसे एक नॉर्मल इंसान का हार्ट काम करता है। बट इस कंडीशन में हार्ट स्टॉप नहीं होता है, हार्ट पंप करता है बट इफ़िशिएंटली पंप नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्ट डू नॉट कम्प्लीटली स्टॉप। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर कई कारण की वजह से हो सकता है, जिसमें से मेजर है कैड, जिसका हम फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें जो होती है, जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। ये आर्टरीज नैरो होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, यानी या एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जिसमें कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वॉल्स है उस पर लिपिड की लेयर फॉर्म हो जा रही है, थिक लेयर या क्लॉट्स बना रही है। तो वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांस होता है, जिस वजह से हमारा फर्दर वो CHF को रिजल्ट करेगा। हार्ट अटैक, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, जो हमारा ब्लड सप्लाई कर रही है, वो ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, वहाँ थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए या वहाँ लिपिड के क्लस्टर्स फॉर्म हो जाएं, तो जिस वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। अब सडनली एक प्रेशर फिल्ड पाइप से आप ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पे आपको अटैक आएगा, स्ट्रोक्स आएगा, उसको हम हार्ट अटैक कहेंगे। जो थर्ड जो कारण है वो है कार्डियोमायोपैथी, जिसमें जो होता है ये किसी भी आर्टरी डिजीज़ की वजह से नहीं होता है। इसमें हार्ट मसल डैमेज तो होती हैं बट वो किसी आर्टरीज की वजह से नहीं होती हैं। जैसे ऊपर के दो जो हमने कॉजेज़ पढ़े हैं उसमें आर्टरी ब्लॉक हो रही थी या आर्टरी नैरो हो जा रही थी, बट कार्डियोमायोपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता। कार्डियोमायोपैथी हार्ट मसल्स डैमेज होती हैं अल्कोहल कंजप्शन की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से। CHF के कुछ सिम्टम्स हैं, उनकी बात कर लें तो CHF में बेसिकली क्या होता है कि जो लंग्स हमारे हो जाते हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई हो नहीं पा रही है। तो जो लंग्स हैं हमारे वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर लंग्स काम नहीं करेंगे तो वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिस वजह से हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। सेकंड बात करें तो फ्लूइड एंड वाटर रिटेंशन, अगर हमारा ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो किडनीज़ में जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, जिस वजह से जो वहाँ से हमारा जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन में जो हमारा ब्लड जाता है वहाँ पे, तो जो वहाँ पे फ्लूइड और वाटर का रिटेंशन होना था, यानी वो वहाँ से रीएब्जॉर्ब होना था, वो रीएब्जॉर्ब घट जाता है, यानी वो रीएब्जॉर्ब वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हमारी यूरिन में वो लॉस बढ़ता जा रहा है, जो फर्दर हमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन को रिजल्ट करेगा। थर्ड वन इज़ डिजीनेस और फटीग, हमारा जो ब्लड है वो ठीक से सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, जिस वजह से हमको फटीग फील होगा। तो चलिए अब बात करते हैं जो हमारी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में। सबसे पहली जो हमारी ड्रग कैटेगरी है वो है आइनोट्रोपिक ड्रग्स। तो दो टर्म हैं जिनको हमें समझना है सबसे पहले, कि एक टर्म है आइनोट्रोपिक और दूसरा टर्म है क्रोनोट्रोपिक। ये दोनों टर्म ही हार्ट से रिलेटेड हैं। इसका मतलब हमको समझना है कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। तो आइनोट्रोपिक जो टर्म है ये कहता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स की पंपिंग हो रही है,
उसकी रेट क्या है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहता है रेट ऑफ कंडक्शन और हार्ट रेट। क्रोनोट्रोपिक बताता है कि जो हमारा कंडक्शन की स्पीड है, इम्पल्स की स्पीड है, वो कितनी है, या सिंपली बात करें तो उस पर्सन के हार्ट की रेट क्या है, उसका हार्ट किस रेट से बीट हो रहा है। इसमें भी दो चीज़ें आएंगी, अगर उसका लो है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, और अगर उसकी हार्ट रेट हाई है कंपेरेटिवली टू दी नॉर्मल, तो उस चीज़ को हम कहेंगे टैकीकार्डिया। इसको याद करने की मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ट रेट अगर लो है तो ब्रेडिकार्डिया और हाई है तो टैकीकार्डिया। इसको याद करने का सिंपल है, ब्रेडिकार्डिया यानी लो। लो कैसे, डी मतलब डाउन और एच यहाँ पे है तो इसका मतलब है हाई, यानी हार्ट रेट यहाँ पे डाउन है यानी कम है, और यहाँ टैकीकार्डिया में हार्ट रेट हाई है। सिंपल। तो अब आगे बात करते हैं हम, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें आती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स बेसिकली हमारे यूरिन फॉर्मेशन में इंक्रीमेंट कर देती हैं और हमारा जो फ्लूइड वाटर रिटेंशन है वो बढ़ा देती हैं। फिर आते हैं हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर। जो रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर है, जो बीपी रेगुलेट करने में मदद करता है, इसे हम इनहिबिट करते हैं जिससे हमारा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल हो जाए। फिर आते हैं वैसोडायलेटर। जैसा कि हमने एक कारण देखा था कि कैड का कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हमारी जो आर्टरीज थी वो नैरो हो रही थी या ब्लॉक हो जा रही थी, तो उस नैरोइंग को हटाने के लिए हम वैसोडायलेटर्स देते हैं। इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड्स होते हैं और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट्स भी होते हैं। ये इनका काम होता है कि ये जो वेसल्स हैं इनको ये डायलेट कर दें, जिससे हमारा ब्लड फ्लो वहाँ पे बना रहे। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, और फिर आते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ये हमारी कुल 6 कैटेगरी हो गई हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज़ में। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, जिसे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो हमारी एक आइनोट्रोपिक ड्रग है, इसके बारे में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होती है ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देती है। जैसा मैंने अभी बताया था कि जो आइनोट्रोपिक होते हैं वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, और क्रोनोट्रोपिक जो होते हैं वो रेट ऑफ कंडक्शन यानी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, अल्टरिंग करते हैं बेसिकली। तो जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्शन की रेट है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की रेट है, उसको बढ़ा देगी। तो जब हमारी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की रेट बढ़ेगी तो हमारा ब्लड भी इफिशिएंटली बॉडी पार्ट्स में पंप होगा। ये 1970 तक फर्स्ट चॉइस थी इस CHF के ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली ये करते क्या हैं, ये मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और कार्डियक आउटपुट बढ़ा देते हैं हाइपोडायनेमिक हार्ट में। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या है कि जो मायोकार्डियल हमारी मिडिल लेयर है, जो हमारे हार्ट की मिडिल लेयर है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन करा रही, इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, इसकी एबिलिटी को बढ़ा देते हैं ये। सेकेंड वन कि जो कार्डियक आउटपुट है, जो किसी भी हार्ट से जो ब्लड पंप आउट हो रहा है बॉडी के लिए, हाइपोडायनेमिक हार्ट, हाइपोडायनेमिक मतलब हाइपो मीन्स कम और डायनेमिक मतलब मोशन, जो हाइपोडायनेमिक हार्ट है जिसका सही से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है, उनमें ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। यानी कि जो बढ़ाने के बाद जो हार्ट फिर रहेगा वो एक नॉर्मल हार्ट की तरह फंक्शन करना शुरू कर देगा। ये ऑक्सीजन कंजप्शन को नहीं बढ़ाते हैं, इनका बस काम इतना होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं मायोकार्डियल की, जो हमारा ब्लड को पंप करने में हेल्प करा रहा है। फिर बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के सोर्सेस की। तो बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं, डिजिटैलिस लमाटा और डिजिटैलिस परपूरिया। डिजिटैलिस लमाटा से हमें मिलता है डिजॉक्सिन और डिजिटैलिस परपूरिया से हमें मिलता है डिजिटॉक्सिन। बाकी के जो 2 हैं इनका कोई भी क्लिनिकल यूज़ नहीं पाया गया है, बट इनसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं। फिर बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कि ड्रग हम ले रहे हैं उसके बाद वो ब्लड में कैसे एक्ट कर रही है,
तो उसके बारे में देखें तो हार्ट अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं वो हार्ट में क्या करा रहे हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन रेट को बढ़ा रहे हैं, यानी उसका आइनोट्रोपिक बढ़ा रहे हैं। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक वो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। फिर बात करते हैं हार्ट रेट की, तो ये नेगेटिव हार्ट रेट बढ़ाते हैं, यानी ये हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। तो हार्ट रेट के डिक्रीज करने के लिए मैंने क्या बताया था, ब्रेडिकार्डिया। डी मीन्स डाउन, यानी ब्रेडी यानी ब्रेडिकार्डिया। ब्लड वेसल्स पे इनका क्या फंक्शन है उसकी बात करें तो ये माइल्ड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं। कौन, हम कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की बात कर रहे हैं। तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये माइल्ड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं, यानी ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। तो जब ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे तो जो ब्लड है वो ईजिली हर जगह तक पहुंच जाएगा। किडनी पे इनका फंक्शन बात करें तो ये जो है वो सॉल्ट और वाटर का एक्सक्रीशन कराते हैं, जिस वजह से इनका एक डायरेक्ट फंक्शन होता है किडनी के ऊपर कि ये सिंपल से क्या करेंगे, बस जो सॉल्ट और हमारा वाटर है उसका एक्सक्रीशन करा देंगे बॉडी से। आपको पता है अगर हम सॉल्ट ले रहे हैं तो हमारा बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो हम ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये सॉल्ट के जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में। चलिए अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो फार्माकोकाइनेटिक हमने फार्माकोलॉजी फर्स्ट में पढ़ा था कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो बॉडी उस ड्रग के साथ कैसा बिहेव करती है, उस ड्रग को उसके साथ क्या करती है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं, यानी जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की लाइपोफिलिसिटी प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से इनका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो ड्रग है, जो हमारी ड्रग है वो कितनी सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि जो इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी होता है वो 6 to 8 लीटर पर केजी होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि कितना हमारा ब्लड में फ्लो हो रहा है, ऑर्गन टू ऑर्गन कितना हमारा ड्रग हर जगह जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में जो होती है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है वो इकट्ठा होता है एक किसी भी पार्ट में, एक किसी भी जगह पे, ये बेसिकली ऑर्गन्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस वजह से इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होता है वो यूरिन से अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। हमें पता है कि जो ड्रग की प्रॉपर्टी होती है उसे आइडियल होने के लिए यूरिन से अनचेंज फॉर्म में ही निकलना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया तो वो ड्रग इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें, एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें तो इसमें सबसे पहला आता है एरिथमिया, यानी ये हार्ट बीट में इरेगुलर हार्ट बीट्स होंगी, और एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, हमको भूख नहीं लगेगी, नोजिया, मिचलीपन आना, एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग आएगी, फटीग होगा, मेंटल कन्फ्यूजन होगा और विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। अब इसका क्या मतलब है कि नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में सेफ्टी बहुत कम होती है, जिस वजह से ये अब फर्स्ट चॉइस नहीं रह रही है। प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राडिक्शन क्या लेना है हमको कि जो डिजिटैलिस है उसे हम हाइपोकैलेमिक पेशेंट्स में अवॉइड करें। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो हम ले रहे हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड वो हमें एल्डरली पीपल में, रीनल या हेपेटिक डिजीज़ के पेशेंट्स में बहुत प्रिकॉशन से लेना चाहिए, क्योंकि एल्डरली पीपल में ब्लड जो किडनी फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, रीनल फंक्शन के पेशेंट में रीनल फंक्शन नहीं काम करेगा, हेपेटिक फंक्शन में हेपेटिक फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा, तो हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वो टॉक्सिसिटी भी आगे कॉज कर सकता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के जो पेशेंट हैं यानी जो हैं उनमें हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिनकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, उनमें हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की।
तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अगर हम डायूरेटिक्स के साथ देते हैं तो ये एरिथमिया कॉज कर देता है। और सेकंड है कि कैल्शियम के साथ अगर हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लेते हैं तो कैल्शियम जो होता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के जो इफ़ेक्ट है उसको सिनर्जाइज कर देगा, यानी उसके इफ़ेक्ट को और बढ़ा देगा। तो जब इफ़ेक्ट बढ़ गया तो इस वजह से हमको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को अगर एड्रेनर्जिक ड्रग के साथ लें, यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जो ड्रग एक्ट करती हैं, हम उन ड्रग्स के साथ इसे लें तो भी हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को अगर हम क्यूनिडीन के साथ लें, क्यूनिडीन डिजिटैलिस यानी हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की बाइंडिंग को इफेक्ट कर देगा, जिससे जो डिजिटैलिस है वो कहीं बाइंड नहीं हो पाएगा और वो फ्री घूमता रहेगा, जिस वजह से वो कहीं जाके एक्यूमुलेट होगा और हमारी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कराएगा। यूजेस की बात करें तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है वो बेसिकली हमारा CHF को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं और कार्डियक अरिथमिया को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब बात करते हैं बेसिक फिनोमिना या बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और डिजिटॉक्सिन्स का। तो इनको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, फ्लो चार्ट भी है, फिगर भी है। आपको फिगर से मैं पहले समझा देता हूँ और फ्लो चार्ट्स रिटन मैटर है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एक जनरल फिजियोलॉजी अगर हम बात करें कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो ये जो एक हमारे पास जो फिगर है ये मायोकार्डियल फाइबर्स का है। मायोकार्डियल फाइबर यानी मायोकार्डियल लेयर में जो फाइबर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं उनका है। तो इसकी लेयर है, इसमें कुछ चैनल्स हैं, कुछ एक्सचेंज चैनल्स हैं, प्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर ट्रोपोनिन C है, ये वो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो अब शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा कि सबसे पहले होता क्या है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो जब हमारा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, एक्शन पोटेंशियल जब हमारा स्टार्ट होता है तो वोल्टेज में चेंज आता है इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस में। ये मेम्ब्रेन है हमारी, ये उसकी मेम्ब्रेन है मायोकार्डियल फाइबर की। इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस चेंज आता है कंडक्शन के टाइम पे, इम्पल्स कंडक्शन के टाइम पे जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तब इसमें चेंज आता है पोटेंशियल में। इस पोटेंशियल के चेंज आने की वजह से जो हमारे L टाइप वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल हैं ये ओपन हो जाते हैं। जब हमारा L टाइप वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हुआ, ओपन हुआ, तो इस यहाँ से कैल्शियम अंदर आ गया सेल के इनसाइड में। उसके बाद क्या होगा, ये जो कैल्शियम आया है यहाँ कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो, ये कैल्शियम राइनोडाइन इफेक्टर, सेकेंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, राइनोडाइन इस रिसेप्टर पे बाइंड करके ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डायरेक्शन देगा, ऑर्डर देगा कि आप और कैल्शियम रिलीज करो साइटोसोल में। तो जब ये और कैल्शियम रिलीज करता है तो ये कैल्शियम, इंक्रीज्ड कैल्शियम दोनों मिलके ट्रोपोनिन C को एक्टिवेट करा देते हैं। ट्रोपोनिन C अभी मैंने बताया कि क्या है, ये वो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन में मसल के हेल्प करा रहा है। तो ये फिफ्थ पॉइंट, ये सिक्स पॉइंट में क्या हुआ कि यहाँ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये एक बेसिक फिजियोलॉजी थी। अब ये बेसिक फिजियोलॉजी, सेवेंथ पॉइंट क्या हुआ कि जब ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो कैल्शियम बचे, जो इसके एक्टिवेशन में अब नहीं रिस्पॉन्सिबल है, वो जो बचे वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज एंजाइम की मदद से ये वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। और फिर जो ये कैल्शियम बचा वो कैल्शियम 2H+ एटीपेज की मदद से सेल के बाहर यानी मेम्ब्रेन के बाहर चला जाता है और 2H+ अंदर आ जाता है। 9 पॉइंट। उसके बाद ये होता है कि 3 सोडियम और कैल्शियम 2+ एक्सचेंजर की मदद से 3 जो हमारे सोडियम आयंस हैं वो अंदर आ जाते हैं और इसी आयंस की वजह से कैल्शियम बाहर चला जाते हैं। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि जो हमारा 8 पॉइंट है और जो हमारा 9 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स में क्या हो रहा है कि जो हमारा कैल्शियम है वो इन 2 चैनल्स की वजह से
वो इन दो चैनल्स की वजह से बाहर की तरफ जा रहा है, सेल के बाहर की तरफ इन दो चैनल की वजह से जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, अब सोडियम तो अंदर आ गया है, तो अब सोडियम को बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्शन पोटेंशियल एंड होगा तो सोडियम को बाहर जाना पड़ेगा। तो अब इसके बाहर जाने के लिए हम दूसरा एंजाइम जो यहाँ लगता है वो होता है 3 सोडियम 2+2K ATPase, जो ये हमारा एंजाइम है, ये यहाँ पे सोडियम को बाहर लेके जाता है। इसे यहाँ लिखा हुआ है -3 सोडियम, यहाँ से 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2K+ यानी 2 जो पोटेशियम आयन है वो अंदर आ जा रहा है। जो था ये एक था नॉर्मल मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसे शुरू होता है और कैसे एंड होता है। अब ये जो प्रोसेस हुआ ये लिमिटेड टाइम पीरियड में हुआ और एंड हो गया। बट जो एक हमारा हाइपोडायनेमिक हार्ट का पेशेंट है जिसमें ब्लड ठीक से प्रॉपरली पंप नहीं हो पा रहा है, उसमें हमको इस पीरियड को थोड़ा और बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, हम जब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स देते हैं तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डायरेक्ट हमारे कैल्शियम चैनल पे, कैल्शियम वोल्टेज सेंसिटिव चैनल पे एक्ट नहीं करते हैं। ये कहाँ एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं 3 सोडियम 2K ATPase पे ये ऐड करते हैं, जिससे जो हमारा होता है जो हमारे 3 सोडियम आयन्स का जो एक्सचेंज होता है वो रुक जाता है। तो जब ये 3 सोडियम आयन का एक्सचेंज रुक गया तो अब यहीं से प्रोसेस को हम पूरा रिवर्स समझ लें कि जब 3 सोडियम आयन का एक्सचेंज रुक गया तो हमारा कैल्शियम आयन यहाँ 3 सोडियम कैल्शियम आयन से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जब यहाँ ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो ये भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये जब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो कैल्शियम की यहाँ जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ी रहेगी। तो अब यहाँ जो ये कंसंट्रेशन हमारी कैल्शियम की यहाँ साइटोप्लाज्म में जो बढ़ गई है हमारी, क्योंकि यहाँ से वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, अब ये फिर से ट्रोपोनिन को एक्टिवेट करेगा कि आप मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्ट कराओ। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो फिर ये यहाँ पे ब्लॉक किया रहेगा, ये एक सर्टेन टाइम तक ये इसको ब्लॉक किया रहेगा। तो जब तक ये इसको ब्लॉक किया रहेगा तब तक ये बार बार मायोकार्डियल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिससे जो हमारी हाइपोडायनेमिक हार्ट की प्रॉपर्टी है, मतलब जो उसकी जो डिसऑर्डर है उस चीज़ की हाइपोडायनेमिक होना, वो उसको ट्रीट कर देगा और जो हमारा ब्लड है वो ठीक ठाक से हमारा पूरे बॉडी पार्ट्स में पंप होता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपकमिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हों या कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पर डाउट हो या इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू।